देखें तो फिर काफ़ी सारे बच्चे एसएससी के बारे में पूछ रहे हैं कि सर एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर। इसमें मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 4 एग्ज़ाम हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है, जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, और मैं इसके बारे में क्यों आप मुझसे पूछकर मेरे ऊपर रिलाय कर सकते हैं उसका मैं रीज़न बताऊंगा। क्योंकि मैं एसएससी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और 2016 बैच का मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट रहा हूँ। तो 2016 में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम निकाला था। 16 मतलब 17 मान लो, क्योंकि 16 में पेपर दिया था, 17 में उसका रिजल्ट आया था। तो 2017 में एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है, CPO-SI CAPF जिसे कहते हैं। तो आई गॉट सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो वो मेरा एग्ज़ाम निकला था, ठीक है। और तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई मैं उस एग्ज़ाम को निकाल दिया मैंने, तो इसका मतलब मेरे को उसकी सारी ABCD पता है। और आज जो जनता आज तैयारी कर रही है, हमें उस समय से पता है जब एग्ज़ाम के बारे में इतना सब कुछ यूट्यूब पे नहीं होता था। तो इसका मतलब आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन अबाउट एसएससी, इसलिए मैं आपको इसके बारे एग्जाम के बारे में आज बता सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। मैं CGL के बारे में बता दूंगा। CDS का बच्चा कह रहा है राकेश कुमार, बेटा कल उसके बारे में हम लेंगे और परसों FCAT के बारे में लेंगे। अब मैंने लाइन खुद ही लगा दी है, कल CDS और परसों FCAT जाएंगे, ठीक है। तो अब एसएससी के आप 4 एग्जाम हैं। सबसे पहले इसमें सुनिए, क्योंकि आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कहते हुए कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। एक्चुअली मेरा भी दोस्त थे जिनको 6-6 7-7 साल हुए और हमने भी निकाला, हमें भी कई साल लग गए थे। बट इसमें ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों को 8-8 साल 6-6 साल लगते हैं और कई सारे लोगों को 6 महीने, ठीक है। 6 महीने तो कोई कह रहा है, तो मैं बताऊँ एक तरीके से झूठी है, क्योंकि उसका रीज़न भी बताऊंगा क्या कारण है। वीडियोज़ के बहकावे में ना आवे, क्योंकि जब बंदा सिलेक्शन ले लेता है तो वो कुछ भी मुंह खोल देता है और उसे लगता है सब कुछ सत्य ही होगा, तो बच्चे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप एक जेन्युइन कैंडिडेट से सुनिए, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि हमने भी इसमें एंट्री की थी, लेकिन कई साल में जाके हमें समझ में आई कहानी। बट उसका रीज़न क्या था वो भी हम बताएंगे आपको, और जबकि मैं NDA निकाल चुका था, ठीक है। तो उसके बावजूद भी तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे छोटा एग्जाम इसमें होता है MTS का। MTS में क्लर्क लेवल की पोस्ट होती हैं, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए एक तरीके से पियोन वाला काम होता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और अच्छी पोस्ट अगर इसको लें तो CHSL होता है। CHSL में फाइल वगैरह असिस्टेंट का काम करते हैं। तो CHSL 12th लेवल से होता है और MTS 10th। अब 10th से जॉब मिल रही है तो इसका मतलब समझो। हालांकि पेपर आजकल कंपटीशन टफ हो गया, कई लोग पता क्या कहते हैं कि MTS निकालना टफ है और CGL निकालना आसान है। एक्चुअल में रीज़न उसका ये है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। पेपर तो देखो आसान होता है, लेकिन कई बार लेवल बढ़ भी जाता है, बट कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को क्या है। तो CHSL की पोस्ट समझ में आ गई। अब आ जाओ, अगर आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है, ऑफिसर इन द सेंस कि मैं मतलब क्लर्क और ये पियोन वाला नहीं करना है, हमने थोड़ा अच्छा करना है, तो फिर आपके ऑप्शन आते हैं CPO सब इंस्पेक्टर। अच्छा, इसके बीच में बहुत सारे कम लोगों को ये पता होगा कि एक स्टेनो का भी एग्जाम होता है। अगर मैं फटाफट इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने इस पर कई साल रिसर्च की हुई है और अपने टाइम पे मैंने इसका एग्जाम भी दिए थे। तो स्टेनो का एग्जाम होता है। जिस बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं आती वो स्टेनो का पेपर निकाल सकता है, और सबसे कम कंपटीशन अगर किसी पोस्ट में होता है तो स्टेनो में होता है। स्टेनो के लिए लेकिन आपको स्टेनो करनी पड़ेगी, वो जो हाई कोर्ट में बैठते हैं ना वो वाली स्टेनो, कंप्यूटर टाइपिंग नहीं। स्टेनो अलग ही केस होता है, वो ऐसे यूं, हाँ वो ऐसे प्रिंटर टाइप का जो केस होता है, शॉर्ट हैंड, बिल्कुल शॉर्ट हैंड, तो वो होता है। बहुत अच्छी जॉब है, सिटिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता और ज़्यादातर अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिलती है। मैं इसे कहूँगा कि अगर किसी को वैसी MTS या CHSL, तो इससे ज़्यादा अच्छी ये होती है, बट उसमें शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैथ्स होता नहीं है तो इसलिए आपके पास मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश आती है 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, यहाँ भी इंग्लिश का बोलवाला है, ठीक है। और उसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर की GS आती है, और कंपटीशन है बिल्कुल खत्म। क्यों? क्योंकि जितने भी ज़्यादा CGL वाले होते हैं या बाकी जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड की वजह से सारे बाहर हो जाते हैं। शॉर्ट हैंड की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन सबसे कम है। सबसे कम SSC में कंपटीशन है तो स्टेनोग्राफर में है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाओ, अब अच्छी रैंक पे 2 स्टार की जॉब मिलती है, CPO सब इंस्पेक्टर। इसमें आपको दिल्ली पुलिस से स्टार्ट होगा, फिर दिल्ली पुलिस, फिर नीचे CISF, फिर BSF, फिर SSB, फिर हेड, ये सब, ठीक है। तो ये 5-6 पोस्ट आती हैं इसमें अलग अलग, मतलब 5-6 अलग अलग वो आती हैं, और इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की सब में रैंक मिलेगी आपको। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी होता है, ASI की पोस्ट भी होती हैं, बट शायद अभी हटा दी है, बट मेरे टाइम पे थी उस समय पर, ठीक है। एक बार NCB की पोस्ट दी थी, बट अब वो CGL में चली गई हैं। और सबसे ऊपर आता है जिसके लिए लाखों लाख लोग लड़ते हैं, दैट इज CGL। CGL इसमें सबसे टॉप में है। हमारे समय पे CGL बहुत टफ हुआ करता था। टफ तो देखो यार, अब वही बात है कि शायद मेरी बातों को सुनते समय बहुत सारे लोग हंसेंगे, लेकिन वो वही हंसेंगे जिनको नादान है, जिनको नहीं पता। यार टफ तो हमारे समय पे NDA भी होता था,
क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। आज रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे टाइम पे क्या था कि यूट्यूब वगैरह होता नहीं था, किताबों से ही पढ़ना पड़ता था। Who am I? What's my purpose? Why am I here? Oh, right. Now link your RuPay credit card on Cred to make UPI payments. Just like that. Just like that. बाकी कुछ नहीं था। तो सीजीएल का क्या था, पहले 2 पेपर होते थे। सीजीएल में क्या था, मैथ्स और इंग्लिश। 200 क्वेश्चन मैथ्स, 200 क्वेश्चन इंग्लिश। और 200 क्वेश्चन का मैथ्स जो आता था मेंस में, और इंग्लिश जो आती थी वो इतना अच्छा लेवल आता था कि उसके लिए बच्चों को सालों साल 4-4 3-3 साल पढ़ना पड़ता था, तब बढ़िया लेवल का पेपर आता था, तब तैयारी होती थी। लेकिन अब एसएससी ने क्या कर दिया, उसको आसान कर दिया। ये कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी हुआ, कुछ के लिए टफ हुआ। मेरी ऐसी स्टूडेंट भी रही हैं, लड़कियां, लड़के भी रहे हैं अपने टाइम पे, कि उनके इंग्लिश में 200 में से 200 आते थे और मैथ्स में 200 में से 100 ही नंबर आ पाते थे, तो वो बाहर हो जाते थे। या किसी का मैथ्स अच्छा होता था तो इंग्लिश नहीं अच्छी होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है कि मैथ्स का जो वैल्यू है वो घटा दिया है। पहले 2 ही सब्जेक्ट की वैल्यू थी, मैथ्स की और इंग्लिश की। मैथ्स इसमें बता दूं आपको 10th लेवल की आती है, ठीक है। कहने को 10th लेवल की है, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि एडवांस मैथ्स भी आती है, जो एनडीए में कुछ चैप्टर आते हैं, और बाकी ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब भी आता है। दूसरी बात अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो सीजीएल निकालने के लिए अब हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश की। क्योंकि प्री तो केवल क्वालिफाई है, पास कर लो, अब आपको मेंस जाना पड़ेगा। सिलेक्शन जो जॉब मिलेगी आपको वो मेंस के ऊपर मिलेगी। और मेंस में 45 क्वेश्चंस किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी के जो आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, और आपका कंप्यूटर जो है ये 15 क्वेश्चन, मतलब इनका वेटेज बहुत कम है। इंग्लिश अगर किसी का खतरनाक है तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेके चला जाएगा वो। तो इसीलिए यहाँ भी इंग्लिश सुपीरियर है। इंग्लिश एसएससी में अगर आपकी स्ट्रांग है और यही आती है जो आप पढ़ रहे हो, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, एवरेज यही रहता है, ठीक है। जब मेंस में पेपर आता है तो लेवल बढ़ जाता है, यानी कि पीक्यूआरएस, अब पीक्यूआरएस तो जो सीडीएस के पीक्यूआरएस कर रहा है तो वो क्यों नहीं करेगा, उसके पीक्यूआरएस वही लेवल रहता है। तो इंग्लिश यहाँ सबसे मजबूत आती है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, आप 25 में से 25 की तैयारी अगर नहीं भी कर पा रहे हैं और आप 20-21 क्वेश्चन भी कर जाते हैं, लेकिन जैसे इस बार की मैथ्स आई है तो काफ़ी लेंदी आई है। अब वो तो खैर आप एग्जाम के अंदर घुसोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार जो खेल हुआ है वो सारा खेल हुआ है जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है सीजीएल का, जीएस की वजह से। जीएस में 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे अभी तक एसएससी में कि भैया ताजमहल कब बना, लेकिन अब उसने दिया है ताजमहल क्यों बना, मतलब वो यूपीएससी की तरह आ गया, स्टेटमेंट टाइप आ गया। तो कहने का मतलब है जीएस कभी भी खेल पलट सकती है। मान लो आपने इंग्लिश मैथ्स सब कुछ बढ़िया कर लिया और जीएस आपका खराब हो गया तो आपके सारा साल डूब जाएगा। और साल में पेपर जो है वो एक ही बार होता है, ये भी है इसमें। एनडीए में, एयरफोर्स में 2-2 बार होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट डूब गया ना तो 1 साल और इंतजार करना पड़ता है, और यही कारण है कि बच्चे कई साल इंतजार करते हैं। मेरे को लग रहा है मेरी खतरनाक तैयारी है, पता लगा मेरा इस बार खतरनाक मैथ्स दे दिया और इस बार मैथ्स, तो डूबने का कारण बच्चों का यही है। लेकिन कुछ ऐसे भी धुरंधर होते हैं, तैयारी करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, वो लगे ही रहते हैं, फिर पेपर कैसा आए सब उड़ा देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि पहले 1 या 2 साल तो दिक्कत आती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेटजी अच्छी मिल जाती है तो 1 साल या 1.5 साल में भी जॉब ले लेते हैं। लेकिन कई हमारे टाइम पे ऐसे बहुत बच्चे थे कि जिनको स्टार्टिंग के 1 साल में नौकरी मिल गई, कुछ को 1.5 में मिली, जैसे हमें 1.5-2 साल में मिली। मेरे दोस्त ऐसे थे उनको 3-3, 4-4 साल में मिली अच्छी जॉब। जितना पोस्ट अच्छी लोगे रैंक, उतना नॉलेज ज़्यादा गेन करनी पड़ेगी। तो सीजीएल क्योंकि सबसे, और हर बंदा जो है मैं आपको बताऊं आईएएस के बाद इसी में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इतनी बढ़िया है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, तो सारी बढ़िया पोस्ट तो इसी में ही है। तो देखिए अब अच्छी पढ़ाई, ग्रेजुएशन जिसने बढ़िया, मतलब बढ़िया स्कूलिंग की है, बढ़िया पढ़ाई की है, बढ़िया पैसा लगाया है, तो वो चाहेगा भाई अच्छी ऑफिसर रैंक की जॉब में जाए, तो वो इन्हीं जॉब में जाते हैं। तो भीड़ सारी इन्हीं में जाती है। अब जिसको ये नहीं मिलता और जिसको ये है कि घर वालों का प्रेशर है, तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं।
अब वो कुछ लोग जो हैं सीजीएल वाले नीचे सीएचएसएल में आ जाते हैं। सीएचएसएल में ट्वेल्थ वाले तो है ही हैं, ग्रेजुएशन वाले भी एंट्री मारते हैं, क्योंकि जब खाली हाथ है तो कुछ तो दे दे रहे बाबा, तो वो वाला खेल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल वाले आते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है। देखिए पढ़ाई अगर आप कहीं भी कर रहे हो तो कहीं भी निकल सकता है। सीएचएसएल में सिर्फ आपको 4 ही सब्जेक्ट वही पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश मतलब सारा खेल इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव शायद इन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो सीएचएसएल में भी वही रहता है और एमटीएस में भी वही इंग्लिश मैथ्स और आपका ये रहता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एमटीएस में और कंपटीशन क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि अब 12th वाले भी देते हैं उसको, सीजीएल वाले भी देते हैं, और दुनियादारी के जितने भी XYZ सब एमटीएस में। भैया आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है तो इसलिए लोग कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो लेवल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। लेकिन सीपीओ एसआई का जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो आसान भी है और टफ भी है। आसान इसलिए है क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है। अब आप कहोगे कैसे, सीजीएल में आपके पास एक आंख नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है, तो भी आप एग्जाम को दे सकते हो, यानी कि वहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप भी चल जाते हैं। आपकी आईज में प्रॉब्लम है तो भी चल जाएगा, ठीक है, वहाँ फिजिकल नहीं होता। लेकिन अगर कुछ पोस्ट में होता है, लेकिन अगर आप सीपीओ एसआई में हो तो 170 की हाइट आपको चाहिए। अगर आपकी 169 है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहले तो हाइट का मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल, मेरा पूरा मेडिकल हुआ था। दूसरा 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी पड़ेगी, यानी कि 7 मिनट, 6-6.5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। प्लस 100 मीटर की रेस भी होती है, प्लस हाई जंप भी होती है और प्लस लॉन्ग जंप भी होती है, ठीक है। तो हमने सारा किया है, वही प्रोसीजर आज भी है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी पोस्ट अगर दिल्ली पुलिस आपको चाहिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, और दिल्ली में रहना हमेशा, और आपको दरोगा वाली फीलिंग चाहिए बढ़िया, तो उसके लिए जो कि बढ़िया पोस्ट मानी जाती है, तो उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश बढ़िया करनी पड़ेगी। कारण क्योंकि प्री में है 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 मैथ्स के, 50 जीएस के, 50 रीजनिंग के, कंप्यूटर नहीं है। लेकिन मेंस में एक ही सब्जेक्ट है और उसका नाम है इंग्लिश। 200 नंबर की इंग्लिश है मेंस में, समझ रहे बात को। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, यही पढ़ना है आपको, इसी से धीरे धीरे ऊपर लेवल बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, वहां पर 20 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आते हैं, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं, 20 एरर्स आते हैं, और आपका ऐसी वोकैबुलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड ईडियम, स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, और हाँ सब आता है, क्लोज टेस्ट, और आपका PQRS, और आपका पैसेज सब आता है। अब 200 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो वो सब कुछ पूछ लेते हैं। तो भैया बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, हमने भी लिया है, तो हमें तो इसलिए पता है कि सीजीएल में पहले ऐसा ही होता था, 200 क्वेश्चन आते थे, बट अब कम हो गए हैं। लेकिन सीपीओ आज भी वही रहा है। जो बच्चा इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इंग्लिश को तो ऐसे पढ़ लो, रट दो, जहाँ जाओगे वहीं काम आएगी आगे चल के। सीडीएस में जाओगे, सीडीएस में भी काम आएगी, है ना, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका सीपीओ के बारे में। बाकी सारे एग्जाम के बारे में आपको बता दिया मैंने। अच्छा, आना यही है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश को दीन ईमान के साथ पढ़ा करो, मन लगा के। ये आज भी काम आएगी और ये कल के किसी एग्जाम में भी काम आएगी, ये सब जगह काम आने वाली है, ठीक है जी। और लेवल तो यार देखो फिर वही रहता है, एवरेज ही लेवल है। जैसे जैसे पोस्ट का लेवल बढ़ेगा, वो CHSL जाओगे, CGL जाओगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। सीपीओ में भी टफ है, लेकिन CHSL MTS में कम है, बट लेवल कम है, बट कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए सिलेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता है, क्योंकि दुनिया जहान की भीड़ आती है। 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं MTS में, हाँ, वैकेंसी तो कम। लेकिन अब उसमें वो ना 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, PhD, HD, MBA भी सब आ जाते हैं उसमें, है ना, है क्या एज लिमिट भर भर के है सब में। सीजीएल की एज तो 20 से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ 30 तक जाती है, 20 से 30, 10 साल। इसीलिए तो अभी 20 वाला भी दे रहा है, 30 वाला भी दे रहा है, वो बूढ़ा हो गया वो भी दे रहा है, वो बच्चा वो भी दे रहा है, तो कंपटीशन टफ होगा ना। एनडीए है, इतने एंट्री करते हैं पता नहीं कब निकल जाते हैं बाहर, तो इनमें इसीलिए कंपटीशन उसी हिसाब से हर एग्जाम का है। सीपीओ में एज का दिक्कत है, यहाँ 20 से स्टार्ट होता है और 25 पे आके खत्म हो जाता है, 5 साल के अंदर अंदर खत्म। बट 5 साल भी बहुत है, 5 साल में भी तो बहुत अटेम्प्ट मिलते हैं निकालने वाले को। तो आपका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है क्या एनडीए में? हाँ, मेरा इस बार लास्ट अटेम्प्ट है एनडीए। तो और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें आज एसएससी के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी और किसी एग्जाम के बारे में कृपया ना पूछें, क्योंकि उसका जिक्र हम कल करेंगे, सीडीएस का जिक्र कल करेंगे।
एसएससी का पेपर एसएससी ही तो करता, एसएससी खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूपीएससी करती है ना एनडीए का, ऐसे ही एसएससी करता है ये सबका, ये सारे इनकम टैक्स XYZ सबके। আমার জান, আমার জন্ম, আমার ঘর সুন্দরবন। एनडीए का ऐसे ही एसएससी करता है ये सबका, ये सारे इनकम टैक्स XYZ सबके। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाइट बेटा 170 मीटर। अच्छा, एक बच्चा पूछा था सर हाइट कैसे बढ़ाएं। देखो यार, एक सच बात बताता हूँ आपको, हाइट किसी गोली से नहीं बढ़ती, किसी दवाई से नहीं बढ़ती, किसी चटनी से नहीं बढ़ती। लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग राज्य में, जो जैसा फंस गया उसको वैसा, ठीक है। तो कोई भी बाबा की चटनी खाने से, कोई कैप्सूल खाने से हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट बढ़ना एक अपना ही ये आपके जीन्स जेनेटिक वो होता है। और दूसरा ये होता है कि कुछ बच्चों का ये भी रहता है जो फिजिकली करते रहते हैं फिजिकल, और हालांकि वैसे तो 99% सारा डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका जो जीन्स पे डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ बच्चों में ये पाया गया कि भाई वो फिजिकल वगैरह करते हैं, अच्छा लटकते हैं, तो वो भी केवल किस एज में बदलाव आ सकता है, अगर आप 15, 16, 14, 13, 17, 18, 19, 20, 25 साल के बाद अगर तुम सोच रहे हो 25, 26 में मैं लटक के हाइट बढ़ा लूँगा, कुछ नहीं हो सकता। और कब तक हाइट बढ़ती है इसका भी एक वो है, लगभग ये 24, 25, 23 तक, 21, 22, 23 तक भी देखा गया है। लेकिन उसके बाद 21 बार। अच्छा, एक गलती मैं बार बार जिम से क्यों मना करता हूँ, इस चीज़ को दिमाग में रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ब्रॉड हो जाए, तुम्हारी मसल मतलब तुम्हारी हड्डियाँ चौड़ी हों, तो ये जिम वगैरह अच्छा नहीं है, क्योंकि वेट उठाने से ना आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है रुक जाती है। फूल तो जाएगा बट वो नहीं आएगा आपके अंदर, समझ रहे ना। तो वेट आने के लिए आप उसको नहीं करिए, जिम वगैरह नहीं। उससे अच्छा है कि आप हल्का फुल्का पुशअप कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, ठीक है, और जंपिंग कर लीजिए, ठीक है। ये सब इसीलिए आप देखिएगा फौज में भी, ट्रेनिंग में भी आपको यही कराई जाती है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वही 18, 19, 20 साल में रहती है। तो इसीलिए जिम इस समय पर मना किया जाता है। हाँ, जिम का एज है 25 वगैरह। अगर हाँ आपको जाना ही अलग फील्ड में है और आपको ये जॉब वॉब नहीं है सब, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन यार मैं तो तब भी मना करता हूँ कि 17-18 साल में जिम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे उनको देख के दूसरों को और अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर गलत गलत चीज़ें भी ले लेते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ 16-17 साल के बच्चे जो हैं वो प्रोटीन 2-2, 3-3 स्कूप ले लेते हैं। भाई प्रोटीन का मतलब है कि वो आपको डायरेक्ट प्रोटीन वैसे तो प्रोटीन खाने से लेना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट ले रहे हो तो आपके लीवर पर फर्क डालेगा। अब एक स्कूप ले लिया किसी भी बच्चे ने, 15-16 साल का बच्चा है, और उसने एक स्कूप प्रोटीन अगर रोजाना ले लिया तो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक स्कूप प्रोटीन ले रहे हो तो आपको लीवर को कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपकी किडनी वगैरह पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक स्कूप से ज़्यादा जा रहे हो तो भाई आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि चलेगा पचेगा तभी तो। हाँ, घी वगैरह इसलिए सही रहता है क्योंकि घी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। दूध इसीलिए तो कहते हैं घी, दूध है ना, चना और ये सब, रोटी, ये सारी चीज़ें। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते, अच्छा बच्चों ये सोचते हैं कि यार हम तो बड़े पतले से हैं, हमारी हड्डियां दिख रही हैं, सर कैसे मोटा होएं। अरे मेरे भाई, आपकी उम्र ऐसी है। आप देखिए, आप कभी सोचो, आप बर्गर खाते हो, जैसे ही आप बर्गर खाओगे आप एकदम से पीछे से कोल्ड ड्रिंक भी पी लोगे और आप कहते हो ले भाई तो पच गया। तो वो कोल्ड ड्रिंक आपको एकदम से ऐसा काम करती है कि जैसे ऊपर से डाला और सब पचा दिया उसने। लेकिन अगर वहीं उम्र जब हो जाने लगती है, 25 के ऊपर जाने लगते हैं, तो 25, 30, 35, 40 में, तो देखिएगा वो पहले तो बर्गर ही नहीं खाते, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है। और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक डाल दी तो वो तो पेट को ऐसे फुला देगा, है ना। और जो लोग खाते भी हैं, जो लोग खाते भी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, वो मोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि जब पचेगी नहीं तो वेस्ट मटेरियल जमने लग जाएगा, फैट बढ़ने लग जाएगा। तुम लोगों में फैट नहीं जमता क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जो भी डालो अंदर सब कहते हैं ना, गाँव में सुना होगा आपने, लकड़ी पत्थर जब डालो सब पच जाता है। तो 18, 16, 17 साल, 20 साल की उम्र ऐसी होती है, कुछ भी डालो सब। अच्छा, आपने देखा गाँव के लोग होते हैं, मेरी कार में डाइनो, राइनो, पेंगुइन, शार्क और एलिफेंट फैमिली आ गई। मेरी कार में ड्रेसेस, डेनिम, शर्ट्स, गांव के लोग होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पूरी पूरी पी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई वो सुबह पसीना बहाता है, दिन भर काम करते हैं खेत में। तो अगर तुम पसीना बहाते हो
दिन रात मेहनत करते हो, फिर तो तुम पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी के लिए ठीक हो जाता है। मिठाई खानी है, कभी कभी खा लिया, ये नहीं रोज ही लगा रहे हो। रोज अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, एक दिन मैंने मिठाई खाई, वो एक दिन तो मीठा खाते हैं, एक दिन तो मैंने बर्गर खाया, फिर वो एक दिन, अरे एक दिन तो मैंने पेटीज खाया, बस। मतलब एक एक दिन खा जरूर रहे हैं, लेकिन वैरायटी बदल रहे हैं, लेकिन जा तो सब कुछ फास्ट फूड ही रहा है आपके अंदर। तो अगर जब जीभ ये कहे कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब जाके आप 10 दिन 15 दिन अपने आप पे कंट्रोल करके खा सकते हो। अब देखिए, किसी को बोलने से कोई मानता नहीं है, आदमी तब मानता जब उसको दिक्कत होती है। अगर सोचो आपके पेट में दिक्कत हो जाए एकदम अचानक से, अगले दिन से आप सब छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। तो जब तक कहते हैं ना घर में आग नहीं लगती है, तब तक खुद को समझ में नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं मानते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, वो मान भी जाते हैं, लेकिन एज ऐसी है, देखते ही जी पानी छोड़ देती है, तो फिर होता है भाड़ में गया, सब कुछ देखा जाएगा। अच्छा, कुछ तो भर भर के खाते, बोला लग ही नहीं रहा, लेकिन मोटा होने के लिए फिर तुम फास्ट फूड मत खाओ ना, फास्ट फूड मत खाओ भाई। केला है सबसे ताकतवर चीज, आपको मैं बताऊं, केला है। आपने कभी देखा है जब किसी को, जो बॉलर होता है और क्या कहते हैं, जो कोर्ट में वो खेलते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है, वोमिटिंग होती है, कोई भी उसको एनर्जी कम होती है, क्या देते हैं उसको? केला। इंस्टेंट एनर्जी देता है मेरे दोस्त, सबसे खतरनाक। एक प्लेयर से पूछा भी गया था कि भाई तुम्हारी स्पीड या रैकेट कितनी खतरनाक कैसे है, तो उसने कहा कि मैं केले का इस्तेमाल करता हूँ बहुत। आप देखिए जितने भी जो भी एथलीट्स हैं, जो हाई रनिंग वाले जो हैं, ये सब लोग केले का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या लगता है, केला खा रहा है यार, क्योंकि सस्ता है ना, सस्ती चीज़ की वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है महंगी चीज़ खा लो, अनार खा लो, ये खा लो। अनार से भी खतरनाक है, हालांकि अनार अच्छा होता है, प्यूरीफाई करता है, बट एनर्जी जो है वो केला। अच्छा, कुछ लोग केला खाते भी हैं, लेकिन वो बेहूदे तरीके से खाते हैं, 6 केले एक साथ खा देंगे, ये बेहूदा तरीका है। 1 या 2 मैक्सिमम एक टाइम पे, सुबह खा लो 2 केले बस, फिर अपना 11-12 बजे भूख लगे, डन, खत्म। तो वो प्योर प्रॉपर एनर्जी देगा आपको, तो एकदम से नहीं खाना चाहिए। तो और अगर मोटा होना है आपको, इसमें फैट बढ़ाना है, तो कोई गेनर वगैरह किसी से ना ले, आप इसमें केले में ही दूध मिला लें, या तो केला दूध अंदर मिल जाएगा सब कुछ, या आप इसका शेक बना लो, और कभी शेक नहीं मिलता तो अंदर ही शेक बना दो, है ना, दूध इधर से, केला अंदर, सब शेक बन जाएगा पेट में जाकर। ठीक है, ये वेट गेन का तरीका है, ये चीज़ें खानी है आपको। रोटी है, चावल का इस्तेमाल करो, ये वेट बढ़ाता है आपका, है ना। लेकिन भाई अगर तुम फिट हो ना, मैं तो ये कहूँगा तुम मत पड़ो इस चक्करों में यार। जिस दिन वेट बढ़ने लगेगा ना, फिर रोकने से नहीं रुकेगा, है ना। हाँ, जो घटाने वाले हैं उनको जरूर मैं कहूँगा, घटाने के लिए रोटियों का इस्तेमाल कम कर दो, चना खाओ, ठीक है, सलाद खाओ, पानी ज़्यादा पियो। और कई लोग पता है क्या सोचते हैं कि खाना छोड़ दो और वेट कम हो जाएगा, खाने के साथ साथ चलना भी पड़ेगा, कैलोरी कैसे बर्न होंगी? चलो, वॉक करो, दौड़ो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, कैलोरी बर्न तो होनी चाहिए। तो अगर कैलोरी बर्न नहीं होंगी तो वजन कैसे घटेगा? तो कैलोरी बर्न के लिए आप, कई लोग कहते हैं कि सर रनिंग करना ही जरूरी है, नहीं, वॉक भी एनफ है। अब 20,000 कदम चल दो दिन में, 10,000 15,000, तो अपना आप कम होने लग जाएगा। अब तुम खा भी बेहिसाब रहे हो, चल भी रहे हो, तो कम ही नहीं होगा, है ना। तो डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों मैटर करती हैं, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता। कुछ लोग मैं देखता हूँ जिम में पूरी मेहनत करते हैं और आके तुरंत एक पिज़्ज़ा स्लाइस मार दिया। एक स्लाइस में इतनी कैलोरी होती है कि आप 1 घंटे की मेहनत में नहीं बर्न करोगे, इतना सारा होता है, पता नहीं चलता ना इन सब चीज़ों का। ठीक है भाई, चलिए, तो बाकी हम कल जिक्र करेंगे इसके ऊपर। अब ऐसे ये तो हो गया, अब आप सीडीएस के ऊपर कल बताएंगे आपको कि सीडीएस के लिए आपको क्या करना चाहिए।
चलिए भाई, तो बस इतना ही रखते हैं। बाकी कल जो भी एग्जाम के बारे में पूछना होगा आप बाद में पूछेगा, कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल फिर से ग्रामर का सेक्शन चलेगा और क्वेश्चंस आपको सुबह डाल दिए जाएंगे।